नमस्कार, शाम के 6 बज रहे हैं। एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। गोरखपुर से बीजेपी उम्मीदवार के तौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ के नाम का ऐलान हो चुका है और आज समाजवादी पार्टी ने भी अखिलेश यादव के नाम का ऐलान करहल सीट से कर दिया है। दोनों प्रमुख पार्टियों के मुख्यमंत्री दावेदार इस बार चुनाव मैदान में उतर रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज अमित शाह ने घर घर जाकर पर्चे बांटे, बीजेपी के लिए प्रचार किया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में प्रचार करने के लिए पहुंचे हैं। वहीं समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और 22 लाख रोजगार का वादा किया है। उधर बीएसपी ने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की, जिसमें मुसलमानों पर दांव लगाया है। तो पार्टियों का जोर जनता को लुभाने पर, लेकिन आंकड़े क्या कहते हैं? आज साप्ताहिक सर्वे में हम यूपी का नंबर दिखाएंगे और साथ ही ग्राउंड पर अपने रिपोर्टर्स के पास भी आपको लेकर चलेंगे, जानेंगे जनता का मूड क्या है। तो सबसे पहले आपका परिचय करा देते हैं। डेटा सेंटर से मेरी सहयोगी शिरीन हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही गोरखपुर से आप देख रहे हैं अजय दुबे, लखनऊ से रणवीर, मेरठ से मनोज्ञा लोईवाल, मेरे वरिष्ठ सहयोगी राजकिशोर और पंकज झा स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। साथ ही राजनीतिक विश्लेषक मनीषा प्रियम जी इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ रही हैं। सीएसडीएस की तरफ से अभय दुबे जी हमारे साथ होंगे और साथ ही सी वोटर के एडिटर खालिद अख्तर भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो बिना वक्त गवाए सबसे पहले आंकड़ा जानने के लिए आपको लेकर चलते हैं डेटा सेंटर शिरीन के पास और जानते हैं शिरीन के पिटारे से आज सबसे पहला आंकड़ा कहां का आने वाला है। शिरीन, बिल्कुल रोमाना, देखिए आंकड़ों का पिटारा है मेरे पास, एक एक करके बताएंगे चुनावी राज्यों में आखिर जनता क्या सोच रही है। लेकिन आप सबसे पहले देखिए मैं कहां पर खड़ी हूं और ये उत्तर प्रदेश के सियासी माहौल की ताजा तस्वीरें हैं। एक तरफ आप देखिए मेरे पीछे देख रही हैं गोरखनाथ मंदिर, योगी आदित्यनाथ पिछले शनिवार को ही गोरखपुर सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, इस बात का ऐलान हुआ। और ठीक एक हफ्ते बाद दूसरी तरफ मेरे देखिए ठीक एक हफ्ते बाद इस बात का ऐलान होता है कि अखिलेश यादव कहां से चुनाव लड़ेंगे। और देखिए जो किला है ना, ये उन्हीं की सीट यानी कि मैनपुरी के करहल से वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और मैनपुरी की पहचान बताता है ये किला, महाराजा तेज प्रताप सिंह का ये किला, यानी अपने गढ़ से उत्तर प्रदेश के किले को बचाने की कवायद कर रहे हैं। और दोनों ही नेता पुरजोर तरीके से अपनी अपनी जीत का दावा भी कर रहे हैं। तो फिलहाल चुनावी माहौल गर्म है। लेकिन आंकड़ों की बात अगर हम करें तो आंकड़े क्या कहते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे। जनता लगातार हमारे सवालों के जवाब भी दे रही है, हम उनके बीच जाकर उनका मन टटोलने की कोशिश भी कर रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे अवध रीजन की। अवध रीजन क्योंकि 118 सीटों का सवाल है, तो यूपी का चुनावी सर्वे इस रीजन में क्या कहता है आप जरा ये देख लीजिए जल्दी से। बीजेपी प्लस जो कि 44% वोट बीजेपी प्लस को जाता दिखाई दे रहा है। साप्ताहिक सर्वे ये कहता है कि एसपी प्लस को 31% यानी दूसरे स्थान पर। तीसरे स्थान पर बीएसपी दिखाई दे रही है, 9% वोट जाता दिखाई दे रहा है बीएसपी के खाते में। और कांग्रेस की स्थिति 8% और अन्य 8%। तो यानी कि रोमाना देखिए 44% और 31% बीजेपी प्लस और एसपी प्लस। लेकिन बीजेपी प्लस ही बाजी मारती दिखाई दे रही है अवध रीजन में 44% वोट के साथ। बड़ी जानकारी यहां पर शिरीन दे रही हैं। और जो आंकड़ा आपने देखा होगा उसमें 13% का फासला बीजेपी गठबंधन और समाजवादी पार्टी गठबंधन के बीच नजर आ रहा है। इस अवध रीजन में 118 सीटों वाला ये अवध रीजन, एक हफ्ते में सियासी तस्वीर कितनी बदली? बिल्कुल नहीं बदली। अवध रीजन का ये पूरा ब्यौरा आपके सामने है। 15 जनवरी को जिस तरीके से बीजेपी गठबंधन 44% पर था, आज की तारीख में भी 44% पर समाजवादी पार्टी गठबंधन 31% पर था, आज की तारीख में भी 31% पर। पंकज झा 13% का ये गैप, लगातार अवध बीजेपी का गढ़ बना हुआ नजर आ रहा है। जी हाँ, और ये सबसे बड़ी कमजोर कड़ी भी है एक तरीके से अखिलेश यादव के लिए। और आप देखिए कि बिल्कुल वहां पर जाकर वोट शेयर जो है वो अटका हुआ है। 13% का वोट शेयर पूर्वांचल और पश्चिम के मुकाबले में समाजवादी पार्टी यहाँ कमजोर है। और यही नहीं, उसके साथ कोई ऐसा अलायंस पार्टनर भी नहीं है जैसा पूर्वांचल में है या पश्चिम में आरएलडी है, ऐसा अवध क्षेत्र के लिए कोई अलायंस पार्टनर नहीं है। इसीलिए इतना बड़ा गैप इन दोनों गठबंधनों के बीच में बीजेपी और एसपी में दिख रहा है। बिल्कुल, लगातार हम देख रहे हैं कि अवध रीजन जो है वहां पर जो बीजेपी गठबंधन और समाजवादी पार्टी गठबंधन है उसमें ये गैप इसी तरीके से बरकरार है। 13% का फासला। लखनऊ लेकर चलेंगे आपको, अवध के इलाके से रणवीर हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। रणवीर, ऐसा लग रहा है जैसे जैसे अवध अयोध्या जी में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, वैसे वैसे अवध में बीजेपी का किला और मजबूत होता जा रहा है। रणवीर, आपको मेरी आवाज मिल रही है? हाँ, मिल रही है।
जी रणवीर, बीजेपी का किला अवध में मजबूत होता जा रहा है। मुझे लगता है कुछ दिक्कत आ रही है। रणवीर से हम दोबारा बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन तब तक राजकिशोर जी हमारे साथ मौजूद हैं। तो राजकिशोर जी, जो विरोधी हैं वो सेंधमारी इस गढ़ में बीजेपी के कर नहीं पा रहे हैं, आपको क्या वजह लग रही है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो आपने सवाल पूछा अभी रणवीर से कि अयोध्या वहीं पर है और वहां पर राम मंदिर बन रहा है, एक ये बड़ा कारण हो सकता है। और सबसे बड़ी बात अखिलेश के लिए चिंताजनक ये होनी चाहिए, क्योंकि समाजवादी पार्टी का ये मजबूत गढ़ रहा है। पहले जब भी उनकी सरकारें आती रही तो किसी भी अन्य क्षेत्र की तुलना में यहाँ पे प्रदर्शन उनका 20 ही होता रहा, कभी 19 नहीं होता रहा। उसके बाद भी अगर इतना बड़ा अंतर है तो ये चिंता की बात है। और अगर कहीं योगी आदित्यनाथ अयोध्या से चुनाव लड़ते तो शायद ये अंतर और बढ़ सकता और फायदा मिल सकता था बीजेपी को। मुझे लगता है जरा मनीषा प्रेम जी का रुख करते हैं। मनीषा प्रेम जी, अगर 2017 की मैं बात करूं तो अवध की इन 118 सीटों में से 97 सीटें बीजेपी के खाते में गई थी, और इस बार भी लग रहा है उतनी मजबूती से बीजेपी आगे बढ़ रही है इस अवध रीजन में। आपका असेसमेंट? देखिए, अवध बहुत ही महत्वपूर्ण है और कहीं न कहीं पश्चिम में और पूर्वांचल में समाजवादियों ने अपनी बढ़त जो है, चाहे वो रालोद के साथ गठबंधन करके बढ़ाई हो या फिर इस तरफ राजभर और स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ गठबंधन का कोई असर हो, लेकिन अवध में अभी तक ये स्पष्ट नहीं है कि अगर आक्रामक रूप से समाजवादियों को आगे बढ़ना है तो आखिर बढ़ कैसे रहे हैं जी। तो आंकड़े जो आज दिखा रहे हैं वो यही दिखा रहे हैं कि यहाँ पे भाजपा की बढ़त जो है वो बनी हुई है, और ऐसा कोई विशेष बड़ी बात आप कह रही हैं मैम। मुझे लगता है सीधे दर्शकों को ग्राउंड पर लेकर चलते हैं, अवध लखनऊ, जहां से रणवीर हमारे साथ मौजूद हैं। रणवीर, अवध में कोई साथी है नहीं जिसके जोर पर समाजवादी पार्टी बीजेपी के किले में सेंधमारी कर सके, और जैसे जैसे अयोध्या जी में राम मंदिर का निर्माण चल रहा है, लग रहा है बीजेपी का किला और मजबूत होता जा रहा है। लोग क्या कह रहे हैं? सबसे पहले समाजवादी पार्टी से ही रिएक्शन ले लेते हैं। भाई साहब, ये बताइए, अवध में राम मंदिर भी है, अयोध्या भी है, और अवध में आप लोगों का कोई ऐसा गठबंधन नहीं हुआ, इसलिए सर्वे में आप लोग काफी पीछे बीजेपी से नजर आ रहे हैं, कैसे रिकवर करेंगे? भाई साहब, सबसे पहली बात ये है, हम रोज सुबह उठ के पूजा करते हैं। रही आस्था की बात, तो आस्था से और चुनाव से मतलब नहीं है। आस्था की बात नहीं कर रहा हूँ मैं आपसे सीधा पूछ रहा हूँ कि अवध रीजन में समाजवादी पार्टी बीजेपी का मुकाबला कैसे करेगी? समाजवादी पार्टी के पास सबसे बड़ा चेहरा है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी का है, जो अवध रीजन के लिए पर्याप्त है। समाजवादी पार्टी धर्म की और जात की राजनीति नहीं करती, ये समाजवाद की राजनीति करती है, साफ सुथरी राजनीति करती है। समाजवादी पार्टी आस्था की खिलवाड़ नहीं करती, ये एक जनमानस की आम। जरा बीजेपी से रिएक्शन ले लेते हैं। ये बताइए, कह रहे हैं कि हम आस्थावान हैं लेकिन हम आस्था से खिलवाड़ नहीं करते हैं, और अवध में बीजेपी मजबूत दिखाई दे रही है, तो आप लोग समाजवादी पार्टी को और पीछे करने के लिए क्या करें? नहीं, जाहिर सी बात है, जनता जानती है कि कौन आस्था का और कौन किस चीज़ का मजाक उड़ा रहा है, क्या कर रहा है, और पूरी जनता जानती है। और हम सब भी जानते हैं कि समाजवादी पार्टी जिस तरह से धर्म को लेकर बार बार जो बयान दे रही है, उस हिसाब से समझ में आता है कि जनता को कि किस तरह से वो धर्म को लेके और जात को लेके वो बढ़ावा कर रहे हैं। ये सब मामला लेके चुनाव में भी जाएंगे लोगों के बीच? हम लोग तो आप भी जानते हैं कि भाजपा सरकार कभी आज तक किसी भी धर्म और इस चीज़ को लेके कभी भी प्रचार प्रसार में नहीं गई है। हम लोग केवल हम लोग इतना जानते हैं कि हम लोग जो काम कर रहे हैं, हम केवल जनता के बीच में हैं, जनता के लिए काम कर रहे हैं, और हमें उन्हीं के लिए काम करना है, और आगे चल के भी हम उन्हीं के लिए ही काम कर रहे हैं। जनता के लिए काम कर रहे हैं और जनता के बीच जाएंगे, अपने कामों को बताएं। ये तो चुनाव की घड़ी आ गई है, जनता के बीच में कितना काम इन्होंने किया है जनता जान चुकी है। जनता अब समाजवादी पार्टी के साथ है, आदरणीय अखिलेश यादव जी के साथ में है, पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने। लोग क्या करें? उत्तर प्रदेश की जो जनता है वो पूर्ण रूप से समाजवादी पार्टी के साथ है और बीजेपी की राजनीति को समझ चुकी है। ये जब चुनाव आता है हिंदू की बात करते हैं, वैसे हिंदू कहाँ जाता है? कभी भी ध्यान दिया इन्होंने? जातवाद की राजनीति पूरे तरीके से करती है भारतीय जनता पार्टी। जातिवाद की राजनीति करती है बीजेपी? जातिवाद की राजनीति हम नहीं करते हैं, जातिवाद की राजनीति समाजवादी करना चाहिए। जातिवाद की राजनीति समाजवादी करती है, वो शुरू से ही करती आई है। राम मंदिर जो हमारा निर्माण हो रहा है, उनको चुनाव के वक्त राम मंदिर याद आता है। चुनाव आते हैं तो उनको भगवान धर्म सब याद आने लगता है समाजवादी पार्टी को। उससे पहले कुछ नहीं याद आता। 4 साल कहाँ थे किसी को नहीं पता।
जातिवाद की राजनीति अगर भारतीय जनता पार्टी करती तो जिस हिसाब से सारी जनता को एक समान राशन वितरण हो रहा है उसमें किसी भी तरीके का भेदभाव नजर नहीं आ रहा। और देखिए इस तरीके से आरोप प्रत्यारोप कामों की बात, और देखना होगा कि जनता आखिर किसकी बातों पर विश्वास करती है। तो ये अवध है, फिर बिल्कुल ये अवध है, और मैं इस अवध में दोबारा आपके पास आऊंगी क्योंकि अभी आंकड़े हमें और दिखाने हैं। और इससे पहले मैं अगले रीजन के आंकड़ों के लिए शीरीन के पास चलूं, मुझे लगता है हमें जल्दी से जरा सीएसजीएस की प्रोफेसर आबे दुबे जी का रुख कर लेना चाहिए क्योंकि वो आंकड़ों की बाजीगरी को बेहतर समझते हैं। ऐसे में अवध के ये आंकड़े जहां पर बीजेपी मजबूती के साथ भारी बढ़त बनाए हुए है, इन्हें आप किस तरीके से देख रहे हैं अभय जी? देखिए रोमाना 13% के अंतर के बाद फिर चुनाव में कुछ रह नहीं जाता है। कोई भी अंदाज लगा सकता है कि इस चुनाव का हश्र क्या होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी अवध के इलाके में अगर 13% का फर्क रहा तो एक तरफा जीतेगी। यहाँ समाजवादी पार्टी के लिए चिंता का एक और सबब है कि सी वोटर ने अवध के इलाके की जब गणना की है तो उसके साथ में रोहिलखंड को भी जोड़ दिया है। और रोहिलखंड में जो वोटों का बंटवारा है, जो डेमोग्राफी है वो बिल्कुल अलग तरह की डेमोग्राफी है। अगर उसके रोहिलखंड के बावजूद भी ये फासला 13% का है, इसका मतलब है कि यहाँ पे समाजवादी पार्टी का इस इलाके में सी वोटर के सर्वे के मुताबिक कोई भविष्य नहीं है। तो सी वोटर के एडिटर खालिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एक जल्दी से छोटा सा रिएक्शन खालिद साहब का ले लेते हैं। तो सर ये जिस तरीके से 13% का गैप है, 2017 97 सीटें 118 में से, उसी दिशा में इस वक्त ये चुनाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है अवध में। इस इलाके में जो बीजेपी लगातार अपनी बढ़त बनाए हुए है। समाजवादी पार्टी के लिए देखिए सबसे बड़ी मुश्किल की बात यह है कि पिछले कुछ दिनों में जो है कई सारे ओबीसी लीडर्स उन्होंने तोड़े थे, स्वामी प्रसाद मौर्य वगैरह। उसके बाद ये कहा माना जा रहा था कि शायद जो है कि समाजवादी पार्टी के ग्राफ में काफी उछाल आएगा, क्योंकि इस इलाके में जैसा कि अभी अभय दुबे जी ने कहा कि रोहिलखंड का इलाका और अवध इलाका, यहाँ पे सैनी या मौर्य वोटर्स ठीक ठाक तादाद में है। और स्वामी प्रसाद मौर्य चूंकि प्रतापगढ़ से आते हैं तो उनका इन्फ्लुएंस भी माना जाता है कि इस इलाके में होगा। लेकिन बावजूद इसके भी कोई तब्दीली नहीं है समाजवादी पार्टी के वोट शेयर में। बड़ी बात कर रहे हैं सर आप। बावजूद इसके भी अवध इलाके में समाजवादी पार्टी गठबंधन कोई खास कमाल कर नहीं पा रहा है। और ऐसे में पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा रीजन, वहां के आंकड़े क्या कह रहे हैं, वहां की सियासी तस्वीर क्या है, जानने के लिए सीधे आपको लेकर चलेंगे डेटा सेंटर शीरीन के पास। बिल्कुल रोमाना, क्योंकि अगला ये रीजन और महत्वपूर्ण, क्योंकि आंकड़े यहां से भी दिलचस्प आए हैं। 136 सीटों का क्योंकि सवाल है, 136 सीटों को समेटे पश्चिमी यूपी रीजन में आखिर क्या है आंकड़े, जल्दी से अपने दर्शकों को हम ये दिखा देते हैं कि आखिर यहां पर जनता क्या सोच रही है। हवा फिलहाल इस साप्ताहिक सर्वे में कहां दिखाई दे रही है, तो देखिए आंकड़े सामने। इस वक्त बीजेपी प्लस को 41% वोट जाता हुआ दिखाई दे रहा है साप्ताहिक सर्वे के मुताबिक। दूसरे नंबर पर इस रीजन में भी समाजवादी पार्टी प्लस है और यहां पर 33% वोट जो है वो समाजवादी पार्टी प्लस को जाता दिख रहा है। बीएसपी की यहां पर स्थिति यह है कि 15% वोट जो है वो बीएसपी के खाते में जाता दिखाई दे रहा है पश्चिमी यूपी रीजन में। कांग्रेस के हालात देखिए 7% और साथ ही अन्य 4%। तो रोमाना पश्चिमी यूपी रीजन में भी 41% के साथ बीजेपी प्लस पहले स्थान पर और समाजवादी पार्टी यहां भी बस पीछा कर रही है। बिल्कुल, और गैप की अगर बात की जाए तो आपने देखा किस तरीके से 8% का गैप बीजेपी गठबंधन और समाजवादी पार्टी गठबंधन में इस हफ्ते नजर आ रहा है। एक हफ्ते में यह तस्वीर क्या बदली है, क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बदलाव आए, ये जान लीजिए आप। जी बदलाव आया है, ये देखिए 15 जनवरी को बीजेपी गठबंधन 40% वोट शेयर के साथ था, लेकिन आज की तारीख में इसमें 1% का इजाफा हो गया है, 41% पर है ये। समाजवादी पार्टी गठबंधन 33% पर था, आज भी 33% पर है। ये अन्य से आ रहा है फायदा, क्योंकि पिछले हफ्ते अन्य 5% थे, इस हफ्ते 4% घट गए हैं और ये सीधा फायदा बीजेपी गठबंधन को मिलता हुआ नजर आ रहा है। यहीं से चुनाव की शुरुआत होनी है पंकज झा, 10 फरवरी पहला चरण, और मजबूती के साथ लग रहा है बीजेपी शुरुआत करने जा रही है। ये जो ताजा आंकड़े हैं ना, ये इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है रोमाना, क्योंकि ऑलमोस्ट इस पश्चिमी यूपी में जहां के आंकड़े सी वोटर के ये हैं, वहां दोनों ही गठबंधनों की तरफ से उम्मीदवार के नाम भी आ गए हैं। ये कहा जाता है कि चुनाव तब सामने आता है, खुलकर आता है, जब पार्टियों के उम्मीदवार आ जाते हैं। बीएसपी के भी आ गए, एसपी के भी आ गए, आरएलडी के भी, बीजेपी की। और देखिए इतना बड़ा प्रयोग किया कि आरएलडी के साथ गठबंधन किया है समाजवादी पार्टी ने। उसके अलावा इसके बाद भी कुछ सीटों पर दोनों को उम्मीदवार आमने सामने हैं और फिर भी बीजेपी का ग्राफ बढ़ रहा है। यानी जिस बात का खतरा था सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का, जो मुद्दे बीजेपी उछाल रही है,
जनता को लगता है कि वो उनके पास है, उनके दिल के करीब है। बीजेपी की तरफ से उसे कैराना मॉडल कहा जा रहा है, और क्या उसी कैराना मॉडल का फायदा बीजेपी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मिल रहा है? सीधे आपको लेकर चलेंगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश से। मेरी सहयोगी मनोज्ञा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मनोज्ञा, क्या कह रहे हैं आपके साथ जो लोग मौजूद हैं? बड़ा दिलचस्प है ये आंकड़ा, क्योंकि अभी पिछले कुछ दिनों में जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश हम घूम रहे हैं और आज से गृह मंत्री अमित शाह का दौरा शुरू हो गया है, जिम्मेदारी उन्हीं के ऊपर है। बीजेपी से ही पूछ लेते हैं, आंकड़ों में 1% का इजाफा दिख रहा है, कैसे देखते हैं इस इजाफे? देखिए, निश्चित तौर पर कुशल नेतृत्व का यहाँ पर जनता ने अभिनंदन स्वागत किया है। पूर्ण बहुमत से मैंडेट दिया था। जिस प्रकार से काम हुए, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हुआ है, सुरक्षा के ऊपर काम हुआ है, लोगों ने उसको स्वीकार किया है और निश्चित तौर पर योगी जी और मोदी जी के नेतृत्व को स्वीकार किया है। मेरठ जैसी अगर भूमि पर देखें, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हम आते हैं, यहाँ पर 6 लिंक रोड दिए हैं, जैसे मेरठ से प्रयागराज, मेरठ से करनाल, मेरठ से दिल्ली, मेरठ से हापुड़, बुलंदशहर। क्या इन रास्तों के जरिए सत्ता तक पहुंचा जा सकेगा? समाजवादी पार्टी से राजपाल जी हैं, आप बताएं। कोई रास्ता भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बनाया। मेरठ करनाल मार्ग समाजवादी पार्टी ने बनाया। इन्होंने कुछ नहीं करा। दूध प्लांट लगाया था समाजवादी पार्टी ने, वो भी अधूरा पड़ा हुआ है। और मिल, एक सेकंड, बीच में नहीं, उन्होंने हमारी सरकार ने चलाया मोहद्दीनपुर चीनी मिल, हमारी सरकार ने कमेला हटाकर डिग्री कॉलेज बना दिया लड़कियों का, हमारी सरकार ने इतने काम किए, हर जिले को 4 लेन से जोड़ दिया। भारतीय जनता पार्टी का पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक काम नहीं है। जो काम हमने किए थे, हमारी सरकार ने किए थे, उनका उद्घाटन इन्होंने दोबारा किया है। फीता काटा है। जिस एक्सप्रेस हाईवे की बात कर रहे हैं, मेरठ से दिल्ली एक्सप्रेस हाईवे, वो NHAI ने बनाया, प्रदेश सरकार का उसके अंदर कोई रोल नहीं। पहली बात। जिस गंगा एक्सप्रेस हाईवे की बात कर रहे हैं, वो अभी घोषित हुआ है। दूसरी बात, हिंदुस्तान का पहला प्राथमिक रूप पर रैपिड रेल का जो प्रोजेक्ट है, पूरे हिंदुस्तान में मेरठ को दिया है। उस पर आप देख लीजिए, काम चल रहा है, लगभग काम कंप्लीट की ओर है। और दूसरी बात क्या होता है, सुरक्षा जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है, जहां अपराधियों का बोलबाला था, जहां अपराधियों की तूती बस्ती थी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये कैराना मॉडल क्यों कहा जाता है? आज ये जिस तरीके से कह रहे हैं पश्चिम में या पूरे भाजपा पूरे प्रदेश में कह रही है, कहना में आज महिला बहन बेटियां सबसे ज्यादा बलात्कार भाजपा सरकार में हुआ है। आज अगर 8 बजे के बाद अगर कोई भी आदमी या महिला फोन पर बात करती हुई जाएंगी तो आप उसका फोन छीनने का काम किया जाए। सबसे ज्यादा गुंडा राज भाजपा सरकार में हुआ, इसके अलावा और किसी की सरकार में नहीं हो पाया है। और जिस प्रकार से आप अपने न्यूज पर दिखा रहे हैं, सर्वे मेरा नहीं है, मैं आपका धन्यवाद देता हूं। मैं आपको रोक रही हूं मनोज्ञा। इस बीच बड़ी खबर आ रही है, रैलियों और रोड शो पर 31 जनवरी तक चुनाव आयोग की तरफ से रोक बढ़ा दी गई है। देखिए, कोरोना के खतरे के मद्देनजर चुनाव आयोग की तरफ से रैलियों और रोड शो पर 31 जनवरी तक रोक बढ़ाई गई। चुनाव आयोग की तरफ से पहले ही इस रोक को लगा दिया गया था। रैली, रोड शो, सब पर रोक थी और घर घर जाकर जो चुनाव प्रचार की इजाजत दी गई थी, उस पे भी लोगों की संख्या सीमित 5 ही रखी गई थी चुनाव आयोग की तरफ से। ऐसे में उसी रोक को चुनाव आयोग ने बरकरार रखा है और अब 31 जनवरी तक ये रोक चुनाव आयोग की तरफ से आगे बढ़ा दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, रैलियों, रोड शो पर रोक 31 जनवरी तक बढ़ा दी गई है। पंकज झा। यह इस बात की संभावना सवेरे से ही जताई जा रही थी जब चुनाव आयोग की बैठक थी, और इसी फैसले का इंतजार लोग मानकर चल भी रहे थे, क्योंकि कोरोना का जो संक्रमण है और केसेज जो हैं अब भी कम नहीं हुए और यूपी में इस बात का खतरा भी है। और जैसा आप देख रहे हैं कि कितना सब कुछ चुनाव आयोग के कड़े निर्देश के बावजूद भी लोग कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन कर रहे हैं, तो बेहतरीन फैसला है। और उसी हिसाब से चुनावी पार्टियों को, मतलब राजनीतिक पार्टियों को अपनी तैयारी भी करनी चाहिए कि 31 जनवरी तक रैली और रोड शो पर रोक है। बिल्कुल, तो 31 जनवरी रैलियों, रोड शो पर रोक। सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता इस वक्त मौजूद हैं और डिटेल्स के साथ। अंकित, और क्या डिटेल्स मिल रही हैं चुनाव आयोग की तरफ से, और क्या फैसला लिया गया है? ये फिलहाल अगर हम केंद्रीय चुनाव आयोग के आदेश की बात करते हैं तो इसमें जो है, जो रैलियों और रोड शो पर 31 जनवरी तक रोक तो है ही, लेकिन थोड़ी सी रियायतें भी दी गई हैं। उदाहरण के तौर पर अभी तक जो डोर टू डोर कैंपेन होता था उसमें अधिकतम 5 लोग ही कर सकते थे, लेकिन अब ये रियायत दी गई है कि अगर डोर टू डोर कैंपेन किया जा रहा है तो 10 लोग अधिकतम डोर टू डोर कैंपेन में शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा जो हमने देखा है, अलग अलग राजनीतिक दलों ने अपनी रणनीति में बदलाव करते हुए वीडियो वैन्स का इस्तेमाल किया है, जो अलग अलग इलाकों में जाकर के चुनाव प्रचार करेंगी। तो वहां पर भी कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। खुले में, ओपन स्पेस में, सार्वजनिक जगहों पर ये वैन खड़ी हो सकती है, लेकिन ये सुनिश्चित करना होगा कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया जाए। इसके अलावा अगर हम जो बात करते हैं केंद्रीय चुनाव आयोग के इस आदेश की, तो इसमें ये भी कहा गया है कि अगर जो है कहीं पर इस
तरीके से वीडियो वैन्स खड़ी हो रही हैं या किसी हॉल में इस तरीके का आयोजन किया जा रहा है, तो वहां पर अधिकतम 500 से ज्यादा लोग नहीं होने चाहिए। तो इस तरीके के कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं और एक बार फिर से केंद्रीय चुनाव आयोग आने वाले दिनों में इन दिशा निर्देशों को लेकर के एक बार फिर से जो है रिव्यू मीटिंग करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद अंकित गुप्ता इस तमाम जानकारी के लिए। तो कई रियायतों के साथ बड़ी रैलियों और रोड शो पर रोक जारी 31 जनवरी तक। ज्यादा से ज्यादा 500 लोगों के साथ सभा का आयोजन राजनीतिक दल कर सकते हैं। अच्छा, घर घर जाकर प्रचार करने के लिए पहले जो 5 लोगों को ही अनुमति थी उम्मीदवार समेत, अब उसे बढ़ाकर 10 कर दिया गया है। 10 लोग उम्मीदवार समेत घर घर जाकर प्रचार कर सकते हैं। की बड़ी खबर, चुनाव आयोग की तरफ से रैली और बड़े रोड शोज पर रोक बढ़ा दी गई है। 31 जनवरी तक ये रोक बरकरार रहेगी। हालांकि अब कुछ रियायतें भी दी गई हैं, जिसके तहत घर घर जाकर प्रचार करने के लिए 5 की जगह 10 लोग शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा जो सभाएं हैं जिसमें पहले 300 लोगों को इजाजत दी गई थी, उसमें अब 500 लोग शामिल हो सकते हैं चुनावी सभाओं में। लेकिन बड़ी रैलियां, बड़े रोड शोज, उन पर 31 जनवरी तक फिलहाल रोक बरकरार है। और अब उत्तर प्रदेश के अगले रीजन के आंकड़े दिखाने के लिए आपको सीधे लेकर चलेंगे डेटा सेंटर शिरीन के पास। बिल्कुल रोमाना, देखिए हमने अवध और पूर्वांचल पश्चिमी यूपी का जिक्र कर लिया, लेकिन अब अगला महत्वपूर्ण रीजन है पूर्वांचल रीजन, क्योंकि दूसरा सबसे बड़ा सीटों के लिहाज से रीजन महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है। 130 सीटें हैं इसमें पूर्वांचल रीजन में। तो पूर्वांचल में आंकड़े क्या कहते हैं पूर्वांचल रीजन के, जल्दी से बता देते हैं। देखिए आंकड़े ये कहते हैं कि यहां पर बीजेपी प्लस को 41% वोट जाता हुआ दिखाई दे रहा है पूर्वांचल रीजन में। दूसरे नंबर पर एसपी प्लस दिखाई दे रही है, क्योंकि 35% वोट यहां पर एसपी प्लस को दिखाई दे रहा है। बीएसपी की स्थिति तीसरे नंबर की 12% वोट के साथ, और कांग्रेस के लिए आंकड़े कहते हैं 7% कांग्रेस के खाते में और 5% अन्य के खाते में। तो रोमाना, पूर्वांचल रीजन 130 सीटें, लेकिन 41% के साथ बीजेपी प्लस यहां पहले नंबर पर बनी हुई है। बिल्कुल शिरीन, और ये उत्तर प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा रीजन है। मतलब पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो सबसे बड़ा है 136 सीटों वाला, और पूर्वांचल जहां से 130 विधानसभा की सीटें आती हैं, और यहां पर 6% का गैप इस हफ्ते है। 35% समाजवादी पार्टी गठबंधन, बीजेपी गठबंधन 41%, और 15 जनवरी पिछले हफ्ते भी बिल्कुल यही तस्वीर थी। मतलब 6% का गैप पिछले हफ्ते भी और इस हफ्ते भी। राजकिशोर जी, पूर्वांचल में आपको लग रहा है क्या पेंच फंस सकता है? देखिए, जिस रीजन से स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हो, वहीं से योगी आदित्यनाथ भी वहां पहुंच गए हैं। मेरे लिए थोड़ा सा ये दिलचस्प है आंकड़ा, क्योंकि योगी आदित्यनाथ को वहां गोरखपुर भेजने का कारण ये बताया जा रहा था कि पूर्वांचल में और ज्यादा बेहतर तरीके से भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ेगी। लेकिन गोरखपुर से उनके नाम का ऐलान हो गया, उसके बाद भी आंकड़ा जस का तस है। ये थोड़ा दिलचस्प है। और सर, आप जो बात कर रहे हैं, मुझे लगता है जल्दी से पंकज जी से भी इसी पर एक रिएक्शन लेते हैं, क्योंकि 15 जनवरी ये वही तारीख है जब योगी की उम्मीदवारी का ऐलान हुआ था, और उसके बाद ये एक हफ्ता गुजरा है, सर्वे हुआ है, लेकिन इस उम्मीदवारी का कुछ असर आंकड़ों में नजर नहीं आ रहा है। पंकज जी, देखिए, इतनी जल्दी असर आ जाए मुझे नहीं लगता। दूसरी एक गौर करने वाली बात देखिए रोमाना, कि आप पश्चिम और अभी तक जो हमने दिखाया ना अवध, उन सब एरिया के मुकाबले यहाँ दोनों ही गठबंधनों के बीच में गैप बहुत कम है। बीजेपी की सबसे बड़ी चिंता ये है कि पूर्वांचल में पार्टी उस हिसाब से परफॉर्म नहीं कर पा रही है। योगी जी को अयोध्या के अलावा, अयोध्या के छोड़ करके गोरखपुर भेजने के फैसले के पीछे भी ये बात हो सकती है। जिस तरीके से अलायंस किया है अखिलेश यादव ने ओम प्रकाश राजभर से लेकर दूसरी छोटी पार्टियों के साथ, वो एक वजह हो सकती है। और चूंकि सबसे वो सब कुछ समाजवादी पार्टी को फायदा देता हुआ वो सहयोगियों के साथ गठबंधन इसी पूर्वांचल में नजर आ रहा है। सीधे पूर्वांचल लेकर चलेंगे आपको। मेरे सहयोगी अजय दुबे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अजय, क्या पूर्वांचल में बीजेपी को सहयोगियों की कमी खल रही है? निश्चित ही जितने भी बड़े गठबंधन समाजवादी पार्टी के पक्ष में हैं, ज्यादातर पूर्वांचल से ही आते हैं। चाहे सुभाषपा हो, महान दल के मौर्य जी, वो खुद भी जौनपुर के हैं। इसके अलावा भी अखिलेश यादव जितने भी विजय रथ लेके निकले हैं, बड़ा हिस्सा पूर्वांचल का रहा है। वो गोरखपुर भी आए हैं, वो जौनपुर भी गए हैं, गाजीपुर भी गए। तो इन सब चीजों के बीच में जमीन पर क्या है, जमीन पर लोगों से चर्चा। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं से पूछते, क्या साहब जिस तरह का माहौल बना हुआ है, धक्का का है, समाजवादी पार्टी पूरा मोमेंटम क्यों नहीं बना? मोमेंटम क्या सुपर का मोमेंटम, आप बताइए। मोमेंटम क्या बना है? समाजवादी पार्टी का मोमेंटम बना हुआ है पूरे उत्तर प्रदेश में। आप कहीं भी चले जाइए, किसी भी जिले में चले जाइए, समाजवादी पार्टी की विजय रथ देख के बीजेपी वाले घबरा गए हैं।
घबरा के बीजेपी वाले रुक गया है अब तो कोविड के चक्कर में। क्या लग रहा है आपको, कुछ लहर जो थी वो कुछ कम पड़ेगी? आप लहर बढ़ रही है, कम कहाँ हो रही है, लहर बढ़ रही है, दिन ब दिन लहर बढ़ रही है। वर्चुअल रैली बीजेपी के साथी से पूछते चलते ये कह रहे हैं कि लहर बढ़ रही है। महाराज जी का गोरखपुर से ऐलान भी हो गया, बहुत ज्यादा अंतर नहीं आया, इससे तो जोश आना चाहिए ना। कैडर जोश में है कि नहीं जमीन में? देखिए जमीन का मसला क्या है कि बीजेपी एक तरफा है, सपा यहाँ लड़ाई में है ही नहीं, क्योंकि यादव और मुस्लिम ऐसी बिरादरी है। आजमगढ़ में खड़े आधा ज्यादा एमएलए सपा का है, आप कह रहे लड़ाई? हम बता रहे हैं ये लोग लड़ाई में है ही नहीं। कि पिछली बार जो सपा को वोट दिए उस जमाने में 2017 से पहले इतना ज्यादा यहाँ पे अपराध था, इसी आजमगढ़ को आतंकवाद कहा जाता था। आज जब से बीजेपी आई है, आतंकवाद इन्हीं के रक्षा मंत्री जो अमित शाह है वही आतंकवाद कहते हैं, वही आतंकवाद कहते हैं, वो आतंकवाद कहते हैं। और देखिए समाजवादी पार्टी सभी धर्मों को लेकर चलने वाली पार्टी है। समाजवादी पार्टी का जिक्र कर रहे हैं, कुछ क्या पीछे पड़ जाएंगे? धर्म के मामले में बैकफुट में आ जाएंगे क्या? देखिए सपा ने हमेशा यादववाद किया है। आप लोकल यहाँ उठा के देख लिए, यहाँ लोकल सदर उठा लिए, बाप जो यहाँ के जो विधायक सदर के हैं, अब्बा विधायक, बेटा चेयरमैन, भतीजा ब्लॉक प्रमुख। बात कर रहे हैं। देखिए एक सवाल मेरा है, धार्मिक बात इन्होंने किया आजमगढ़ में, मुस्लिम यादव फैक्टर का बड़ा जिक्र होता है, ये धार्मिक वाली बात कर रहे हैं कि बीजेपी ये धर्म के मामले में बचता है, कुछ है क्या ग्राउंड में? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। मुसलमान समझदार हो गया, मुसलमान समझदार हो गया है। 30 से 35% मुसलमान बीजेपी में जा रहा है और 10% MIM में जा रहा है। मुसलमान अब सपा को वोट ही नहीं दे रहा है। ये मैं भी मुसलमान हूँ और मैं बता रहा हूँ ना, आज का मुसलमान केवल एक आवाज जानता है, केवल एक नाम जानता है, वो माननीय श्री अखिलेश यादव जानता है। वही मुसलमान, सारे मुसलमान है यहाँ जो खड़े हैं, सारे मुसलमान। रुकिए भाई बोलने दीजिए। जो खड़े हैं सारे मुसलमान है, क्योंकि बीजेपी के समर्थक सारे बीजेपी के हैं। सारे, इनका नाम कमर है, इनका नाम सैफ है, इनका नाम मुंजरी, इनका नाम रजा है। सारे लोग मुसलमान है। क्योंकि ये सपा वाले नेताजी कह रहे हैं कि बीजेपी में बड़ी दिक्कतें हैं, क्या ऐसा? हम आपको बता दें, आजमगढ़ की जनता इस बार मूड बना ली है, क्योंकि यहाँ पे इन लोगों के द्वारा यहाँ की मूड बना ली है जनता की। अब जो है भाजपा को जो है पूरा जो है सम्मान देगी और सबको जो है। की बात कर रहे हैं, आप बताइए मुझको के ये भी कुछ कह रहे थे, कुछ कह रहे थे, क्या लग रहा है? ये बोले पूर्वांचल में माहौल किसका बनता दिख रहा है? अरे भैया जहाँ भी जाइए सफाई दिख रहा है। देखिए राजभर थे, आ गए OBC में। देखिए मुद्दा बहुत घुमाने काम करे बीजेपी। देखिए अब इसमें न्यूज देखेंगे ना, अरे तमन्ना क्या नाम था वो, उनकी बहू। याद कर लो फिर बताना बाबू, तुम बताइए। बात ये बता रहे, मुसलमान अगर भाजपा के साथ है, जय श्री राम का नारा लगाता है तो अल्लाह अकबर का नारा लगाए ना, ये अल्लाह अकबर का नारा लगाए ना। ये धार्मिक। मेरी बात सुनिए, हमारी खुद की रैली थी बीजेपी में, मैंने अल्लाह अकबर का नारा लगाया। आज भी अल्लाह अकबर का नारा लगा रहा हूँ मैं। यहाँ पे राम भी चलता है, अल्लाह अकबर भी चलता है, सारे लोग अल्लाह अकबर का नारा। ये मुद्दों पर घेर रहे हैं आप तो बीजेपी के समर्थक है। क्या लग रहा है आपको ग्राउंड पर माहौल बनता दिख रहा है? भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की पुनः सरकार बनने जा रही है। प्रचंड बहुमत, उसे कोई रोक नहीं सकता। और आजमगढ़ 10 विधानसभा पे 9 विधानसभा। धर्म इतना मत धर्म पे ले जाइए, बात तक रखिए। ये कह रहे सारी सीट आजमगढ़ की आ रही है बीजेपी के। अरे भैया कौन जमान जी कहाँ सीट आ रही है? ये देखिए ये अखिलेश का घर, ये जमानपुरी सीट अखिलेश जी जीते हर जगह 400+ सीट। देखिए मैं आपको मुद्दा पूछ के आप लोगों से लड़ेंगे चुनाव, पूछा क्या फीडबैक लिया विधानसभा लड़ने? अरे कहीं यार, अरे रुकिए, ऐसे ही लड़ जाएंगे आजमगढ़ से, पूछा तो। इनका घर होता तो यहाँ से भाग ना जाते मैनपुरी। इनको मालूम था कि यहाँ से चुनाव हार रहे हैं। ये बोलते हैं मुसलमान की बात बोलते हैं ना। पूर्वांचल में वाकई में मामला बेहद गर्म है। मुझे लगता है जरा जल्दी से पहले मनीषा प्रियम जी के पास चलते हैं। मनीषा जी, पूर्वांचल में मामला नजदीकी? देखिए जितने भी अभी तक हमने कमेंट्स सुने पूर्वांचल में, मतों का फासला तो जरूर है 5%, 6%, लेकिन जो इंटरप्रिटेशन दिया जा रहा है वो यही है कि देखिए योगी आदित्यनाथ की दावेदारी गोरखपुर से कराने के बावजूद भी भाजपा की सिचुएशन यहाँ नहीं ज्यादा अच्छी हुई। दूसरी तरफ अखिलेश ने अपने कुछ सोशल अलायंसेस जो हैं वो OBC और MBC जातियों में अपनी बढ़त बनाई है। जिस सोशल इंजीनियरिंग के तहत भाजपा ने 2017 में यहाँ बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन दिखाया था, उस सोशल इंजीनियरिंग के पेड़ में एक दरार सपा ने कर दी है। तो कहीं ना कहीं आंकड़े जो भी हों, लेकिन वास्तव में जमीन पर क्या होगा इस पर एक खुला अनुरोध लोगों का है। और वो बात जो है वो इस पूर्वांचल में इस चुनाव को किस तरफ ले जाएगी, इस पर बहुत स्पष्ट अभी मत नहीं है। तो मतों में
जरूर हमारे सर्वे में जो एक फासला था वो बरकरार दिखाई पड़ रहा है। अभय दुबे जी का पास चलते हैं हम। अभय दुबे जी, गर्मी पूर्वांचल में खूब जोरदार तरीके से दिखाई पड़ रही है, सुनाई पड़ रही है, लेकिन आंकड़ों में फासला बेहद कम है। देखिए, एक महत्वपूर्ण बात है, इसकी तरफ हम लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं जी, और वो ये है पश्चिम में भी और पूर्व में भी दोनों जगहों पर बहुजन समाज पार्टी का जो आंकड़ा है वो हम नजरअंदाज कर रहे हैं। दोनों जगह, एक जगह 15% है और एक जगह 12% है जी। और अवध में जबकि बहुजन समाज पार्टी का आंकड़ा 10% से कम था, इसलिए वहां की स्थिति, यहाँ पर जो भाजपा बढ़त बनाए हुए है 6 से 7% की, मैं उसकी वजह देखता हूं बहुजन समाज पार्टी के प्रदर्शन। अगर बहुजन समाज पार्टी का प्रदर्शन 10% से नीचे चला जाएगा तो समाजवादी पार्टी भाजपा के बिल्कुल बराबर में आ जाएगी। तो जो कुछ भी दिक्कत है यहाँ पर, की लड़ाई नहीं हो पा रही है, थोड़ा सा मुझे तितरफा प्रतियोगिता दिखाई पड़ रही है। ठीक है सर, लेकिन जो बात आप कर रहे हैं, मुझे लगता है सी वोटर के खालिद अख्तर का हमें जरा रुख करना चाहिए। खालिद अख्तर साहब, ये बीएसपी जो कमजोर पड़ रही है, इसका वोट किधर जाता हुआ नजर आ रहा है? जो बात अभय जी कह रहे हैं कि साहब अगर बीएसपी कमजोर पड़ेगी तो एसपी और नजदीकी लड़ाई में आ जाएगी बीजेपी के, या फिर इसके उलट हो सकता है कि अगर बीएसपी कमजोर पड़ेगी तो बीजेपी और बढ़त बनाती चली जाएगी। अनम्यूट करना पड़ेगा आपको, अपना माइक अनम्यूट कीजिए खालिद अख्तर साहब। देखिए, अगर हम 2017 के मुकाबले ये इस इलाके को देखें तो ये चारों इलाकों में बीजेपी का सबसे कम वोट शेयर 2017 में भी इसी इलाके में रहा था, 37% था, और वो 37% से अभी बढ़कर के 41% हुआ है जी। जबकि के समाजवादी पार्टी का अगर हम वोट शेयर इस इलाके में देखें तो उसका 14% बढ़ा है। तो इससे ये है कि क्लियरली कि ज्यादातर फायदा जो है अब बीएसपी का 22 से 12% पाया है। तो वोट शेयर एसपी का कम होने से अगर ज्यादा फायदा होता हुआ अगर किसी को दिख रहा तो समाजवादी को 4% वोट शेयर बढ़ा है बीजेपी का और करीब तकरीबन 14% बढ़ा है समाजवादी पार्टी। फिलहाल अब जो हाल ये है कि इस इलेक्शन पिछले कई हफ्ते से ये करता ऐसा है कि इस इलाके में सैचुरेशन पॉइंट आ गया है। बिल्कुल 40 के आसपास ये है, 34-35 के आसपास समाजवादी पार्टी। 6% का गैप लगातार बना हुआ है। काफी सारी पॉलिटिकल उठापटक के बावजूद योगी आदित्यनाथ, बड़ी बात सर आप कह रहे हैं, बिल्कुल दर्शक समझ गए हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या पूर्वांचल से उत्तर प्रदेश की तस्वीर पलट सकती है। एक हफ्ते में उत्तर प्रदेश का सियासी मूड कितना बदला, उत्तर प्रदेश का साप्ताहिक सर्वे आप देख रहे हैं। आगे पढ़ने से पहले आपको बता दूं, इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि चुनाव आयोग की तरफ से बड़ी रैलियों और रोड शो पर 31 जनवरी तक रोक बरकरार रखी गई है। हाँ, राजनीतिक सभाओं में 300 की जगह अब 500 लोग शिरकत कर सकते हैं और घर घर जाकर प्रचार करने वालों की संख्या भी 5 से बढ़ाकर 10 तक की कर दी गई है। उत्तर प्रदेश की मुकम्मल तस्वीर, 403 की 403 सीटों का पूरा हाल जानने के लिए सीधे आपको डेटा सेंटर लेकर चलेंगे शिरीन के पास। बिल्कुल रोमाना, क्योंकि अब हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों की, यानी कि बड़ी तस्वीर क्या कहती है। लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं एक और रीजन की, क्योंकि हमने देखा अवध, पूर्वांचल, पश्चिमी यूपी की तस्वीर, लेकिन सबसे छोटा है सीटों के लिहाज से, लेकिन महत्वपूर्ण बहुत हो जाता है। 19 सीटें हैं और बुंदेलखंड रीजन की तस्वीर देखिए क्या कहती है साप्ताहिक सर्वे में। बीजेपी प्लस को 43% वोट जाता दिख रहा है इस साप्ताहिक सर्वे में। 32% के साथ एसपी प्लस दूसरे स्थान पर है। बीएसपी के लिए 11% वोट जाता हुआ दिखाई दे रहा है और कांग्रेस की स्थिति यह है कि 9% वोट दिख रहा है और अन्य 5% के साथ यहां पर दिखाई दे रहा है। तो ये 19 सीटों का तस्वीर है साप्ताहिक सर्वे में बुंदेलखंड रीजन की। हमने बात कर ली और अब बात कर लेते हैं फाइनल आंकड़ा इस हफ्ते का क्या कहता है साप्ताहिक सर्वे में। यूपी का ये चुनावी सर्वे लगातार हर हफ्ते हम आपके साथ लेकर आते हैं, रोजाना सर्वे हम कर रहे हैं और यहां पर बड़ी तस्वीर क्या कहती है साप्ताहिक सर्वे की, यानी कि पूरी की पूरी 403 विधानसभा सीटों का यह हाल है। 42% बीजेपी प्लस को जाती दिख रही है और 33% एसपी प्लस को, बीएसपी के लिए 12%, कांग्रेस के लिए 7% और अन्य 6%। तो यहां पर 42% बीजेपी प्लस, यानी बड़ी तस्वीर रोमाना यही है कि सबसे पहले और पहले नंबर पर लगातार बीजेपी ही दिखाई दे रही है। बिल्कुल, बीजेपी सबसे आगे, 9% की बढ़त बीजेपी गठबंधन को हासिल है। ये उत्तर प्रदेश की बिग पॉलिटिकल
पॉलिटिकल पिक्चर जो आपने देखी और इसको जल्दी से कंपेयर कर लेते हैं, तुलना कर लेते हैं पिछले हफ्तों के मुकाबले। ये तस्वीर क्या कह रही है? तस्वीर कह रही है कि पिछले हफ्ते के मुकाबले बीजेपी गठबंधन को 1% का फायदा, 41% से बढ़कर यह आंकड़ा 42% पर पहुंच चुका है। और पिछले हफ्ते के मुकाबले समाजवादी पार्टी गठबंधन को इस हफ्ते 1% का नुकसान, 34% के मुकाबले इस हफ्ते समाजवादी पार्टी गठबंधन 33% पर पहुंच चुका है। और हफ्ते दर हफ्ते का यह आंकड़ा आपके सामने है, जहां बीजेपी गठबंधन 25 दिसंबर 41%, 31 दिसंबर 41%, 15 जनवरी 41% और आज की तारीख में 42%। बीजेपी बढ़त बना रही है पंकज झा। अब इतना सब कुछ कर लेने के बाद भी अखिलेश यादव इतने सारे लोगों को लेकर आए दूसरी पार्टियों से, 6-7 पार्टियों से गठबंधन भी कर लिया और फिर भी बीजेपी के साथ गैप जो है वो लगातार बढ़ रहा है। तब इसमें क्या कहा जाए? अगर यही ट्रेंड रहा तो उनके लिए बड़े खतरे की घंटी है। सारे प्रयोग तो उन्होंने पहले कर ही लिए हैं, कांग्रेस के साथ भी, बीएसपी के साथ भी। अब बचता क्या है? बिल्कुल राजकिशोर जी, चुनावी रेस में बाजी बीजेपी मार रही है। देखिए, मुझे लगता है कि जब तक सारे प्रत्याशी ना आ जाए, क्योंकि अभी भी अखिलेश यादव ने अपने जो प्रत्याशी हैं वो अपने कलेजे से लगा के रखे हैं, पत्ते खोले नहीं हैं, इस तरीके से छिपा के रखे हुए हैं। जब ऐन समय पर जब पूरे प्रत्याशी आ जाएं और ठीक से डोर टू डोर कैंपेन शुरू हो जाए और लगे क्या समीकरण बनना है, उसके बाद ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचना उचित होगा। लेकिन ये जो गैप बना हुआ है, इस पे कोई सुई टस की मस नहीं हो रही और बीजेपी के पक्ष में 1% से अगर बढ़ रहा है तो अखिलेश के लिए चिंताजनक है। बिल्कुल, देखिए ना, गैप बढ़ रहा है। पिछले हफ्ते ये गैप 7% था, जो इस हफ्ते बढ़कर 9% हो गया है। सीधे आपको लेकर चलते हैं, मेरे सहयोगी रणवीर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। रणवीर, बीजेपी बढ़त बना रही है यूपी में। बिल्कुल, जिस तरीके से माहौल है उस पर बात करने के लिए मेरे साथ सपा भी है, भाजपा भी है। इन लोगों से बात करते हैं। भैया, पिछले हफ्ते आप लोग 7% के आसपास बीजेपी से पीछे थे, लेकिन अब आप लोग 9% आ रहे हैं, तो अब ये गैप लगातार बढ़ रहा है, मुश्किल हो रहा है। हमारी बात आप सुनिए, कहीं हम उनसे पीछे नहीं हैं, हर मामले में आगे हैं। भारतीय जनता पार्टी के विधायक जो है गाँव से भगाए जा रहे हैं, जनता उब चुकी है, 2 करोड़ नौकरियाँ कर लूंगा। देखिए, मैं कह रहा, अगर जनता उब गई है तो जितने भी तमाम सर्वे आ रहे हैं तो जनता इनके साथ क्यों नहीं खड़ी हुई है? अगर जनता उब गई है, इनसे मैं 2-3 सवाल पूछना चाहता हूं समाजवादी से। पहला सवाल तो ये है कि रात में जो बहू बेटी 6-7 बजे के बाद नहीं निकलती थी, आज 12 बजे तक निकल रही है। जितने भी पूर्वांचल एक्सप्रेस है वो मोदी जी का देन है। इतने सारे एम्स खुल गए, इतना अच्छा कह रहे हैं, बहुत काम। ये डेवलपमेंट की अगर बात कर रहे हैं तो कहीं इनका डेवलपमेंट शून्य है। आप लखीमपुर कांड की बात करिए, आज गृह मंत्री का बेटा वहां किसानों की हत्या कर देता है, ये आपका कानून व्यवस्था है। और उसके बाद जी क्या कहेंगे? देखिए, ये झूठे के पुनंदे हैं, ये जनता को बहरूपिया बना लेते हैं और ये जो सर्वे की बात कर रहे हैं ये इनका तंत्र है। ये बंगाल में भी इसी तरीके से पूरा तंत्र अपनाए थे और जनता ने मोड़ बनाया, वहाँ खेला हो गया, यहाँ भी खेला होगा। खदेड़ा होगा कि खदेड़ा, यहाँ खदेड़ा होगा इनका। अखिलेश यादव को जनता भी जानती है, पार्टी भी जानती है, हर कोई जानता है कि किसका खदेड़ा होगा और किसको वापस आना है। और जहाँ तक लखीमपुर इनको याद आ गया, और जब कार सेवक पे मुलायम सिंह गोली चलवाए थे उनके राज में, तब तो नहीं हुआ। राम सेवक वो कानून की रक्षा के लिए था, कानून की रक्षा के लिए। किसानों की हत्या करने वाली सरकार, किसानों की हत्या करने वाली सरकार उसे माफ नहीं करेगी। जो कभी नहीं हुआ वो भाजपा राज में हुआ, जो कभी नहीं हुआ वो भाजपा राज में हुआ। रात में एक दलित बेटी को रात में पेट्रोल डाल के भारतीय जनता पार्टी के सरकार में फूंका गया। आज तक आपने ऐसी घटना देखी? हम नहीं। जब सपा सरकार थी, जब सपा सरकार थी, पूरा देश जानता है, सब जानते हैं कि केवल गुंडा राज था। गुंडा राज के टाइम पर हमारी 10-90-100 नंबर हमने बनाया, पुलिसिंग व्यवस्था अच्छी की, मेट्रो हमने गुंडा राज होता था। आरोप लगा गुंडों की बात करते हैं। इनके यदि पार्टी में कोई जाता है तो गुंडा नहीं होता है, वो दूध का धुला होता है। अभी जौनपुर में धनंजय सिंह जो 25,000 के इनामी घोषित हैं और एसपी के शरण में क्रिकेट खेलते हैं,
कह रहे हैं कि वॉशिंग मशीन है आप लोग जो आगे भारतीय जनता ऐसी पार्टी है हमारी है, जब सांसद के बेटे को अगर वो गलत थे तो उन्हें सजा मिली, ऐसे कौन सी सरकार में थी? देती है हमारी पार्टी। मंत्री को क्यों नहीं हटाया? किसान की हत्या करने वाले उसके बेटे ने हत्या की, साबित हुआ है, तुरंत हटाया गया है, साबित हुआ है, साबित हो गया, ये साबित हो गया। उठाइए देखिए, साबित हो गया। ये बताइए, किसान के ऊपर गाड़ियों से, किसान को गाड़ियों से रौंदा जाता है। मुजफ्फरनगर कांड, अरे किसान, मैं तो ये कह रहा हूँ किसान जब मुजफ्फरनगर कांड, जब इनके ही मंत्री ने 6 लोगों को बचाया था मुजफ्फरनगर कांड में, मुजफ्फरनगर कांड में आपके 6 मंत्रियों ने बचाया था, उसको 6 लोग थे पीड़ित। मुजफ्फरनगर कांड में आपको याद नहीं है? मायावती जी 10 मार्च को आ रही है और सारे गुंडे माफिया जेल के अंदर जाएंगे। अगर किसी से पूछा जाए कि गुंडों की सरकार कौन सी है तो पता चल जाएगा। सबसे बड़ा मुद्दा है स्वास्थ्य, शिक्षा एवं रोजगार। बीजेपी के कार्यकाल में सपा के बैनर पे लक्ष्मी गणेश जी की फोटो दिखने लगी, इससे ज्यादा हिंदू और क्या बनेंगे? ब्राह्मणवाद की बात करते थे, मंदिर जाने, एक सेकंड, ब्राह्मण शर्म नहीं आती आपको? मुद्दे की बात से हट जाते हैं, मुद्दे की बात से हट जाते हैं आप। सरकार में, आपकी सरकार में को टिकट दिया, ये नहीं बता रहे कितने दागियों को टिकट दिया है। अपराधियों को टिकट दे रहे हैं, अपराधियों को टिकट दे रहे हैं आप लोग, गंभीर आरोप। सुनिए, इनके यहाँ जो पहुँच जाता है, इनके यहाँ वॉशिंग मशीन है, उसमें डाल के धुल देते हैं, वो माफिया गुंडा शरीफ हो जाता है। जारी कर पा रहे तीसरे लिस्ट की। ठीक है, मैं दर्शकों को जरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश लेकर चलती हूँ। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का रुख करेंगे जरा सा हम इस अवध के हिस्से से। मनोज्ञा हमारे साथ मौजूद है। मनोज्ञा, ये जो बीजेपी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है, ये जो समाजवादी पार्टी गठबंधन पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश जहां चुनाव का पहला चरण है, गठबंधन में जो बिखराव की खबरें आ रही हैं एसपी-आरएलडी, क्या ये उसका फायदा बीजेपी को, उसका नुकसान समाजवादी पार्टी गठबंधन को हो रहा है क्या? बिल्कुल संभवतः हो सकता है, लेकिन हमारे साथ वो लोग हैं जो ये बताएंगे कि क्या आरएलडी समाजवादी पार्टी गठबंधन में जो अब मतभेद हो रहे हैं उससे नुकसान होगा पार्टी को कि फायदा होगा बीजेपी? कोई नुकसान कोई फायदा नहीं है। और उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव जी के भतीजे अखिलेश यादव जी सीएम बनने जा रहे हैं। ये भाजपा का प्रोपेगेंडा है। भरोसा है इस बात पर? मैम, कोई पहली बात तो कोई वो नहीं है। मैं केवल भाजपा वालों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ, पिछले 5 साल के अंदर कोई भी 2 पेपर ऐसे बता दें जो आउट ना हुए हों, कोई भी 2 पेपर। देखिए, जितनी बार भी पेपर आउट हुए आपने देखा होगा किस प्रकार से ईमानदारी के साथ कितनी बार पेपर कैंसिल और कितने लोगों को गिरफ्तार करके भेजा है स्टेट ने, आप ये देख लीजिए। और आज से पहले कभी हुआ नहीं। पहले जब भर्तियां होती थी तो आज की तारीख में आपने देखा होगा भर्तियों पे फ्लूट लगाकर यादव परिवार के नाम जोड़ दिए जाते थे। लोगों जो बेचारे मेहनत करते थे उनका नाम काट दिया जाता था। ये समाजवादी पार्टी की सरकार में होता था। अब कितना भरोसा है? मैडम, नैतिकता और नेतृत्व विहीन इस समय सरकार चल रही है। आज अमित शाह गृह मंत्री उत्तर प्रदेश में कैराना की याद आ गई। आज जब चुनावी समय आया, आज कैराना याद आ रहा है, वरना आज तक कैराना वाले याद नहीं आए, आज तक इन्हें मेरठ वाले याद नहीं आए। ये नेतृत्व का मुद्दा आप ही की सरकार में कैसे चल रहा है? पलायन का मुद्दा हमारी सरकार में कब था? आप ये देखिए, जब 2017 में आए थे तो कहकर आए थे कि अगर जहां जहां पलायन है, जहां गुंडा राज है, उसकी कमर तोड़ देंगे, अपराधी माफिया को घुटनों पे ला देंगे। गुंडा राज भाजपा सरकार में सबसे ज्यादा बड़ा है। आज देश के गृह मंत्री भी कह रहे थे कि हम दूरबीन से देखने का काम कर रहे हैं, लेकिन बहन बेटियां भी सुरक्षित नहीं है। आज ये लोग सर्वे को देख के डर रहे हैं, बौखला रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सर्वे में तो 41 आने वाली है, समाजवादी की सरकार आने वाली है। पलायन की राजनीति करने वालों के खुद के पलायन का समय आ गया है। मैडम, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, यहाँ पे किसी का जो है ना बीजेपी ना किसी का, यहाँ पे किसान का मुद्दा चलेगा, अन्नदाता का मुद्दा चलेगा। आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ मैं कि इस प्रदेश में, इस देश में किसान अन्नदाता के नाम की अलग जगह दो, कुछ को आप जगह दो, कुछ को हम जगह दें, केवल अन्नदाता की जान बचा दो। ये बताइए इस बार के मुद्दे क्या है पश्चिम में? इस बार के मुद्दे हैं बेरोजगारी, बीजेपी सरकार ने कुछ नहीं करा, महंगाई, बेरोजगारी और जो पेपर आउट हुए हैं वे मुद्दे रहेंगे इस बार इलेक्शन के अंदर। इलेक्शन के अंदर ये मुद्दे रहेंगे। बीजेपी कह रही बेरोजगारी कम हुई है, समाजवादी कह रही है। आप देख लीजिए, सरकारी आंकड़ों की बात कर रहा हूँ, 4,25,000 लोगों को सरकारी नौकरी लगी है, 3 लाख लोगों को संविदा के ऊपर नौकरी मिली है। दूसरी बात, अगर आप बात करेंगे तो आप अगर डेवलपमेंट की भैया मेरे बात कर रहे थे तो मेरठ केंद्र मान का डेवलपमेंट हुआ है, 6 कनेक्टिंग रोड शिलान्यास हुआ। मैडम, विकास के नाम पे धोखा,
धोखा हुआ, ठगी गई है उत्तर प्रदेश की जनता। उत्तर प्रदेश की जनता को लूटने का काम इन सौदागरों ने करा है। अपराधियों को तोड़ तोड़ कर मारा है, 7 एक्सप्रेस हाईवे दिए हैं, मेरठ से प्रयागराज, मेरठ से दिल्ली, मेरठ से प्रयागराज, मेरठ से बुलंदशहर, मेरठ से पौड़ी, मेरठ से करनाल, मेरठ से ऐसा क्यों हो रहा है कि समाजवादी पार्टी और आरएलडी दोनों के उम्मीदवार एक ही सीट पे फाइल कर दे रहे हैं? क्या अजय बिस्टैनी के यहाँ पे कब बुलडोजर चलेगा? आप अभी तक क्यों नहीं कहा? जो किसानों की हत्या हुई है उन पे लखीमपुर खीरी में उन पे जीत चढ़ाई है, उनके ऊपर अभी तक क्यों नहीं हुआ है? उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं करा? जांच बिठाई है, कार्रवाई हो रही है, अपराध हुआ है, मुकदमे सुनिए। इसी सरकार में जो भी दोषी है, दोषी का नाम मुकदमा एफआईआर दर्ज कराए, एक एक अपराधी को सलाखों के पीछे भेजेंगे। किसी से कैराना की बात क्यों उठती है जब चुनाव आते हैं? चाहे मुख्तार हो, क्या कसूर था उन शिक्षकों का जिन पे लाठी चलाई गई? क्या कसूर था उन पे वाटर कैनन चलाए गए? तो ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आप आवाजें सुन रहे हैं, जमीन से जुड़ी हुई, और आगे पूर्वांचल की आवाज भी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले उत्तर प्रदेश का चुनावी मूड, किसकी होगी सत्ता में वापसी, किसके खाते में कितने वोट जा रहे हैं, जो दर्शक अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं उनके लिए एक बार फिर से आपको लेकर चलते हैं डेटा सेंटर शीरीन के पास, उस बड़े आंकड़े के लिए। शीरीन। बिल्कुल, क्योंकि ये बड़ा आंकड़ा बताएगा कि आखिर क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में। चुनावी राज्य है और इस वक्त हलचल लगातार हर दिन बदल रही है और इस सियासी माहौल में ये आंकड़े बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो देखिए, यूपी का चुनावी सर्वे 403 विधानसभा सीटें हैं और यहां पर लगातार हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर हवा किस तरफ बह रही है। और ये बड़ी तस्वीर एक बार फिर से हम दर्शकों को दिखा देते हैं। 42% वोट बीजेपी प्लस को जाता हुआ दिखाई दे रहा है। साप्ताहिक सर्वे ये कहता है कि दूसरे नंबर पर एसपी प्लस बना हुआ है 33% वोटों के साथ, और बीएसपी की कंडीशन स्थिति यह है कि तीसरे नंबर पर 12% के साथ है और कांग्रेस 7% के साथ दिखाई दे रहा है और 6% अन्य। तो रोमाना, बड़ी तस्वीर यही कि बीजेपी बढ़त बनाए हुए है उत्तर प्रदेश में, और बहुत बड़ी बढ़त, बड़ी जानकारी शीरीन यहाँ पर दे रही है। बीजेपी बढ़त बनाए हुए, गैप बहुत ज्यादा, 9% का ये गैप है, 9% की बढ़त है। सीधे आपको लेकर चलेंगे पूर्वांचल। आज भय दुबे हमारे साथ मौजूद है, जानते हैं उनसे। जी, निश्चित ही बढ़त जिस तरीके की बनी हुई है, जो जोश है ग्राउंड पे, उस बढ़त की बात को बताता हुआ कैडर जिस तरीके से इस चीज को लेकर सक्रिय है। सीधे कैडर से ही बात करते हैं, लोगों से बात करते हैं। क्या भैया बढ़त दिख रही है आंकड़ों में बीजेपी के लिए? ग्राउंड में भी वैसा कुछ है कि नहीं? पहले तो यहाँ जनता होने के नाते मैं सवाल करना चाहूंगा यहाँ के सिटिंग एमएलए से कि पहली बात तो मैं आजमगढ़ का मास्क नहीं लगाए दोनों आदमी, ध्यान दीजिए, मास्क है तो लगाइए। आजमगढ़ का मुसलमान नागरिक होने के नाते यहाँ पे सवाल करना चाहता हूँ कि खुदादातपुर में दंगा होता है, वहीं पे सिटिंग एमएलए निजामाबाद के आलमदी साहब बैठते हैं, उनके कान में जू नहीं रखता है। सीए एनआरसी में बिलरियागंज में लाठीचार्ज होती है, बगल में नफीस अहमद आग तापते हैं, कोई जू नहीं रखते। सपा के मैं सवाल सपा से ही लेता चलता हूँ, ये आपके सपा विधायक पे सवाल खड़े कर रहे हैं, माहौल कहे जमीन पे अभी भी बीजेपी के पक्ष में कुछ रह जा रहा है क्या सपा? हम आजमगढ़ की बात करते हैं। आजमगढ़ की 10 विधानसभा सीटों पर कहीं से भी माहौल भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नहीं है, सिर्फ समाजवादी पार्टी के हर तरफ बोलबाला में दिख रहा है। वैसे ही सुनिए, सर्वे का रिजल्ट आपको 10 मार्च को आपको सर्वे का रिजल्ट क्लियर हो जाएगा और उसमें आपको साफ साफ स्पष्ट हो जाएगा कि जब नतीजे आएंगे तो आप हर सुबह अखबारों में देख लेना। मैं जैसे अभी एक घटना आपने सुनी होगी, किसान को टेनी के लड़के ने रौंद दिया, तो मैंने कविता लिखी उसी पे कि राम राज आइल बा भाई, दिनवे में तरई देत दिखाई, मुहवा खुलवा मारल जईबा, नींबू जैसन गारल जईबा, थार चढ़ा के होत चपाई, राम राज आयल बा भाई। इसका ये राम को लेकर सवाल कर रहे हैं, कैडर बीजेपी का कैसे देख रहा है, घेर लेंगे क्या ये? इससे पहले ये लोग 47 सीट पाए थे और 13 लोग गए हैं, इन लोग का हो गया 62 सीट। 62 के अलावा ये लोग लड़ाई में है ही नहीं, क्योंकि 2017 के बाद 2017 से पहले इतना ज्यादा यहाँ पे इतना ज्यादा अपराध था। स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी बेटी छोड़ गए भाजपा में, मुलायम सिंह अपनी बहू छोड़ गए भाजपा में। इसका मतलब है कि भाजपा में बेटियां सेफ हैं। ये बात करते हैं अपराध की ना, आज जाकर विधानसभा में देख लीजिए, 37% के विधायक अपराधी हैं। 61 सांसदों में से 30 सांसद के ऊपर मुकदमा है। ब्रिजेश सिंह को देख लीजिए, धनंजय सिंह को देख लीजिए आप। ये नारों में भी उत्साह तो भाजपा की दिखाई
कहीं अभी लगवा सकते हैं हम इनके ज्यादा ये आजमगढ़ गढ़ समाजवादी पार्टी। सोच क्या रहे हो सर पकड़ के, क्या लग रहा है? अरे ये लोग इतना बेईमानी से बोल रहे हैं, हर काम करेंगे। ये लोग बोल रहे हैं कि 14 विधायक हैं वो आ गए और इनकी अखिलेश दुबई में थी। ये लोग भूल रहे हैं ओबीसी का वो सारा हम लोग में आ रहा है। लोग फायदा उठाने आए क्या? मौका देख, सुनिए मौका देख के नहीं आ रहे, मैं आपको बता रहा हूँ। अरे बोले सुनिए, समाजवादी पार्टी सरकार आ रही है, समाजवादी पार्टी सरकार आ रही है, सबको पता है। आ रही है, क्या लग रहा है? पीछे मुसलमान कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? मास्क नहीं लगाया यार, फटो कहाँ जाएंगे? मुसलमान कहाँ जाएंगे? लोग ओबीसी खेल, मुसलमान कहाँ जाएंगे? मुसलमान कहाँ जाएंगे? ये दो राजभर हम मुसलमान, हमें हक है अल्लाह अकबर का नारा लगाने का। अल्लाह अकबर। लेकिन पॉलिटिकली एक्सेप्टेंस की हम पदाधिकारी है, भाजपा में पदाधिकारी। हमें इनसे सवाल ये है कि मुसलमान, हमें इनसे सवाल ये है कि 20% मुसलमान, 9% यादव, 20% मुसलमान अपने पक्ष है। ठीक है, ग्राउंड पर खासी गर्मी है अजय, बहुत गर्मी है पूर्वांचल के अंदर, और यहाँ पर मामला भी काफी बराबरी का। लेकिन कुल मिलाकर जिस तरीके से यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं वो बाकायदा जो जातिगत समीकरण है उनकी फिंगर टिप्स पर है, उंगलियों पर है। मनीषा प्रियम जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि वही जातिगत समीकरण वो तो समाजवादी पार्टी ने भी बीजेपी को कॉपी करके इस बार साधने की कोशिश की ना सहयोगियों के बूते पर। बावजूद इसके बीजेपी 9% बढ़त के साथ सबसे आगे। क्या ये डबल इंजन की वजह से बढ़त मिल रही है? देखिए, अभी ये कहना मुश्किल है कि ये समीकरण जो है इनसे कुछ मामला हिला है कि नहीं हिला है, और समीकरण जो है वो बिल्कुल निचली जातियों के हैं। तो कितना तक हम पहुंच पाए हैं, उनकी आवाज क्या मुखरित रूप से सुनाई पड़ रही है, ये हम नहीं जानते हैं। आंकड़ों में बढ़त है और यहाँ ही नहीं हर क्षेत्र में बढ़त है। तो कहीं ना कहीं ये दिखलाता है कि भारतीय जनता पार्टी का ओवरऑल और क्षेत्रीय स्तर में भी प्रदर्शन इतना खराब नहीं है। तो अब देखना यह है कि ये जो नए आंकड़े हैं और खास करके निचली जातियों के साथ जो बिल्कुल हैं, तो वहां पे कुछ समीकरण बिगड़ते हैं या नहीं। मायावती के जो प्लस वोट्स थे, उनके कोर वोट जाटव के अलावा जो उनके प्लस वोट्स थे, वो क्या निकल के समाजवादी पार्टी के साथ जाएंगे या वो भाजपा के साथ रहेंगे? मेरे हिसाब से आंकड़ों में बढ़त जो है वो है, लेकिन इलेक्शनियरिंग के प्रोसेस के खुलने में कई बातें और हैं, और उसके साथ क्योंकि आज हम साप्ताहिक सर्वे के आंकड़ों पर बात कर रहे हैं, ऐसे में इन्हीं आंकड़ों पर टिक कर ही हमको अपना एनालिसिस रखना होगा। मुझे लगता है जरा सा हम अभय दुबे जी का रुख करते हैं। और सर, मैं आपसे ये समझना चाह रही हूँ कि तस्वीर जो है वो तो ये बयां कर रही है कि 2017 के मुकाबले बीजेपी और ज्यादा मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। सर, इस थीसिस के आधार पर कर रहे हैं समाजवादी पार्टी सीधी टक्कर है भाजपा के साथ, लेकिन अभी मुझे लगता है कि हम बहुजन समाज पार्टी की दावेदारी को पूरी तरीके से खारिज नहीं कर सकते। कुल मिलाकर 10% से ऊपर जैसे ही बहुजन समाज पार्टी के वोट जाते हैं, वैसे ही वो कई निर्वाचन क्षेत्रों में अच्छे खासे वोट प्राप्त करके पूरी लड़ाई को तितरफा बनाने की तरफ ले जाती है। अगर तितरफा बनाने की जरा सी भी क्षमता बहुजन समाज पार्टी ने प्रकट की, तो फिर भाजपा और सपा के बीच का ये अंतराल कम नहीं होगा, बल्कि कुल मिलाकर बढ़ जाएगा। तो ये अगर लड़ाई, मुझे लगता है खालिद अख्तर को इस पर क्लैरिटी देनी चाहिए। खालिद अख्तर साहब, अगर ये लड़ाई त्रिकोणीय होती है जिसका जिक्र यहां पर अभय दुबे जी कर रहे हैं, उसके बाद ये तस्वीर किस हद तक सर बदल सकती है और किस तरफ झुक सकता है पाला? सर, अनम्यूट कर लीजिए माइक प्लीज। खालिद अख्तर साहब, अनम्यूट कीजिए माइक। जी, अगर ये लड़ाई त्रिकोणीय होती है, जी, तीन तरफा होती है, तो मैं इस बात से, अभय दुबे जी की इस बात से इत्तेफाक रखता हूँ कि ये फासला जो है और बढ़ जाएगा, क्योंकि जो वोट बहुजन समाज पार्टी के पास आएगा वो उस खेमे में से आएगा जो अभी समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ा हुआ दिख रहा है। और बड़ी तस्वीर की बात हम करें तो यह है कि जो पिछले 4 हफ्तों में जो आपने दिखाया है, वो इस हफ्ते में वोट शेयर का डिफरेंस जो है दोनों पार्टी में सबसे ज्यादा है। और इलेक्शनियरिंग का प्रोसेस लगभग शुरू हो चुका है। वेस्टर्न यूपी में समाजवादी पार्टी ने ठीक ठाक कैंडिडेट अनाउंस कर दिए हैं, और वेस्टर्न यूपी में पिछले हफ्ते के मुकाबले इस हफ्ते 1% वोट शेयर बढ़ा है।
गैप जो है बीच में 1% का बढ़ा। बिल्कुल सर, ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि अब जबकि चुनावी प्रक्रिया पूरी तरीके से शुरू हो चुकी है या कह सकते हैं अपने शबाब पर पहुंच रही है, उसमें जिस बात को रेखांकित खालिद अख्तर साहब कह रहे हैं कि जो गैप है बीजेपी गठबंधन समाजवादी पार्टी गठबंधन में वो बढ़ रहा है, झुकाव बीजेपी की तरफ नजर आ रहा है। तो ये सियासी हवा उत्तर प्रदेश में, पंकज झा क्या लग रहा है, बयार किधर की? सबसे बड़ी बात यह है कि 89 के बाद में किसी भी सरकार ने रिपीट नहीं किया। हम सी वोटर के सर्वे पर ही बात करें, उन आंकड़ों पर बात करें तो 5 साल सरकार चलाने के बावजूद भी अगर 40% से ज्यादा वोट शेयर है तो बीजेपी के लिए कामयाबी है, सीटें घट बढ़ सकती हैं। दूसरी तरफ देखिएगा 17 से हम मुकाबला कर लें तो 22% के वोट शेयर से समाजवादी पार्टी ने भी बहुत बड़ी छलांग लगा ली है। लेकिन बीएसपी का घटता हुआ वोट शेयर, उसमें मुसलमानों का भी वोट मिला था 2017 में, जाटव गैर जाटुओं का भी मिला था, उसका नुकसान किसका फायदा, ये देखने वाली बात। बिल्कुल ये देखने वाली बात होगी। राजकिशोर जी, शो में आपका लास्ट कॉमेंट सर। देखिए, मुझे लगता है कि हम लोग जब आंकड़ों पे बात कर रहे हैं तो एक बात जरूर नहीं भूलनी चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी ने तमाम समीकरणों को ध्वस्त किया है। जिस समय सपा और बसपा एक साथ आए थे उसके बाद भी 2019 में जिस तरीके का प्रदर्शन था वो नहीं भूलना चाहिए। व्यक्ति को जो उसका नुकसान होता है फायदा होता है, तो अगर 14 करोड़ लाभार्थियों की बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है और तमाम लोगों को नुकसान भी हुआ है कोरोना के समय में जिस तरीके से बातें आती हैं, तो अब ये देखने वाली बात है कि ये जाति तटबंध कितने भारतीय जनता पार्टी तोड़ पाई है या अपने समर्थन में ला पाई। निश्चित तौर पर जाति सच्चाई है, लेकिन कई बार जो फायदा है, नुकसान होता है, उससे भी लोग प्रभावित होते हैं। बिल्कुल, ये तो 10 मार्च को ही पता चल पाएगा, लेकिन फिलहाल साप्ताहिक सर्वे में उत्तर प्रदेश में बीजेपी की बयार है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ बने रहने के लिए इस चर्चा में। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।